शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पूरे मुल्क की सियासत अगर इधर जारी होती है तो MQM की सियासत इधर जारी होती है। पूरे मुल्क के मसाइल एक तरफ और MQM के कराची के मसाइल एक तरफ। अब मसला यहाँ पर क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि कराची और हैदराबाद या अर्बन जो एरियाज़ है कराची के, जो शहरी इलाके हैं, उनका जो जमातें हैं उनका भी अपना एक एहतजाज है और एक मौक़िफ़ है कि जी कराची में जो मरदमशुमारी पूरे मुल्क में हो रही थी, कराची को सही तरह से गिना नहीं जा रहा। और ये शिकवा कोई अभी का नहीं है, पिछली मरदमशुमारी में भी हमने यही शिकवे शिकायतें देखे थे। MQM उस वक्त PTI की हुकूमत का हिस्सा थी, उस वक्त भी उनके यही शिकायतें होती थी और उनके यही तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, लेकिन हुकूमत बदल गई, मसाइल वहीं के वहीं और जूं के तू हैं। हाल ही में हमने देखा कि इस इशूज़ को लेकर MQM की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऐलान ये किया गया कि हम हुकूमत से शदीद एहतजाज करते हैं और तमाम उनके अरकान ने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए। उसके बाद उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई और कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई। क्या इन यकीन दहानियों के नतीजे में इस मसाइल का कोई हल भी निकलेगा? इस पर ज़रा हम बात करेंगे। जो आज शख्सियत को जिसका हमने ज़हमत दी है, सीनियर डिप्टी कन्वीनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुख्तसरन, वैसे तो अब सबको पता चल गया है कि कराची, पता नहीं, मैं तो आज अपनी टीम से कह रही थी, पता नहीं कराची वाले अपने बच्चे खा रहे हैं, क्या हो रहा है कि कराची की आबादी कम हो रही है, पूरे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, इंटीरियर सिंध की आबादी बढ़ रही है, शहरी सिंध की आबादी बढ़ नहीं रही है। इस पर मुख्तसरन आप एक दफ़ा और बता दें, ऑल्दो के समझ में आ रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि जो मुलाकातें हो रही हैं आपकी और जो शिकवे शिकायतें भी आप लोग कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं, उनमें कुछ पेशरफ्त है या नहीं है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बिल्कुल आपको मैं टू द पॉइंट अगर आपसे मैं कहूँ कि सिंध की पूरी आबादी में अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट को देखें और कराची को देखें तो जब मरदमशुमारी की बात होती है तो दो मरहले हैं मरदमशुमारी के। पहले मरहले में घरों को गिना जाता है, दूसरे मरहले में उन घरों में रहने वाले इंसानों को गिना जाता है। तो जो पहला मरहला है घरों को गिनने वाला, सारा मसला वहाँ से शुरू होता है। और कराची में जो घरों की गिनने की तादाद है वो उन्होंने 29 लाख रखी है इस दफ़ा की मरदमशुमारी में, जबकि सिर्फ के इलेक्ट्रिक का जो के मीटर लगे हुए हैं कराची में वो 35 लाख से ज़्यादा लगे हुए हैं। और आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक के मीटर सारे घरों में नहीं लगे, 20% से 25% कराची जो है कुंडों पे चल रहा है। और इसी तरह से पोलियो मुहिम में जो घरों की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 40 लाख के करीब है। तो 10 लाख जो है वो घर ही पहले जब स्ट्रक्चर गिना जा रहा था तो पहले मरहले में तो वहाँ पर जो है उसको स्लैश कर दिया गया, 10 लाख घरानों को कम कर दिया गया। वेरएज कराची में जब अगर घरों की तादाद बढ़ रही है 14% के हिसाब से बढ़ाई है, तो इंटीरियर जो हमारे जो दूसरे इलाके हैं कराची और हैदराबाद के, वहाँ पर घरों की तादाद बढ़ रही है तकरीबन जो है वो 28% के हिसाब से, 38% के हिसाब से। जब कि आपको पता है, आपने अपने इंट्रो में कहा कि दुनिया भर में अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट कर रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो कराची में आपको पता है कि यहाँ पर इंसान कितना बड़ा, इंसानों का जो है वो एक इज़्दिहाम है। दूसरी बात आ जाती है लोगों को गिनने वाली। और लोगों के गिनने में जब शुमार होता है तो जैकबाबाद में ग्रोथ आ रही है 58%, कराची में ग्रोथ आ रही है 7%, हाँ, और लाड़काना में ग्रोथ आ रही है 28% और कराची में ग्रोथ आ रही है 7%। पूरे मुल्क भर में, सूबे में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक ब्लॉक में 250 मकानों का एवरेज आ रहा है, जहां पर स्कैटर्ड किस्म की जो है वो आबादी है, जो कि 250 एक ब्लॉक में हो नहीं सकते। और कराची में जहां पर 250 हर ब्लॉक में मकान होने चाहिए, वहां पर ब्लॉकों, कराची और हैदराबाद में मकानों की तादाद आ रही है एक ब्लॉक में 187, मीन्स के 63 मकानात आपने हर ब्लॉक से कम कर दिए। कराची के ब्लॉक्स की तादाद रखी है 16,000 ब्लॉक को आप 63 मकानों से आप मल्टीप्लाई करें, 9.5 लाख समथिंग की फिगर आ रही, तकरीबन 10 लाख मकानात की कमी आ रही है। ये वो पूरा माजरा है जो हम नहीं कह रहे। हमारी पहली हमने जब शिकायतें हमने करना शुरू की आज से 3 महीने से, 9 अप्रैल से की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अभी हम जो है वो इसमें 3 महीने गुजार कर बैठे, 9 फरवरी की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, 9 फरवरी से जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, हमारी जब कंप्लेंट्स जाना शुरू हुई हैं, जो हमारी पहली मीटिंग हुई है PBS से और वफाकी हुकूमत से और मिनिस्ट्री से, तो वो नाराज हो जाते थे हमारी बात पर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा सरकार आप नाराज ना होइए, सिर्फ आप हमारी बातों को अपने लोगों को ग्राउंड पर भेजकर चेक तो करा दें। जब उन्होंने अपने लोगों को हमारी रिक्वेस्ट पर ग्राउंड पर भेजकर
जो टीमें उतारी हैं, तो ये अब उनका मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वो रिकॉर्ड से लेकर आए हैं, ये फाइंडिंग्स आई हैं कि 32,000 हाई राइजेस कराची में या तो गिनी नहीं गई हैं या गिनी गई हैं तो उनको कम गिना गया। वो मींस कि अगर 16 मंजिला इमारत है तो इनोमिनेटर जो है वो पहले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे गया है, बकिया फ्लोर्स पे गया नहीं है। वो रिकॉर्ड लेकर आए कि कराची में एक आदमी के ऊपर जो घराना है उसकी तादाद आ रही है 860 ब्लॉक्स। ये 860 ब्लॉक्स कितने हैं? ये इतने हैं कि पूरे पाकिस्तान में एवरेज है एक इंसान के ऊपर घराने की, एक बंदा जिस घर में रह रहा है उसके घराने की तादाद है 1%। कराची में वो परसेंटेज आ रही है 9%। मींस क्या है कि इसके मतलब क्या हो गया कि इनोमिनेटर खुद बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, एमक्यूएम नहीं कह रही, पीबीएस का डिपार्टमेंट बता रहे कि हमारे इन्यूमरेटर्स ने क्या किया कि टैब लेकर बैठ गया किसी जगह पे और उसने 200 घरानों पर, अगर एक ब्लॉक है तो उसने आबादी भी 200 घर, 200 लोग कर दिए, टोटल 200 घर 200 बंदे, हर घर में एक एक बंदा डाल दिया। ऐसी तादाद 860 ब्लॉकों की है। तो आज जितने भी हम आपको फिगर्स बता रहे हैं ये वो फिगर्स हैं। और फिर नादिया का डाटा आया फैसल सब्जारी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो बता रहे हैं कि जो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं 18 साल प्लस, उनकी तादाद है 1,35,40,000। और उसी शनाख्ती कार्ड की जो फैमिली ट्री है बे फॉर्म में जिन लोगों के नाम है, ये वो नाम है सिर्फ जो कराची के एड्रेस पर हैं, उनकी तादाद 40% है। तो 1,91,00,000 लोग वो हैं जो कराची के शनाख्ती कार्ड को लेकर बैठे हैं। और आपको पता है, आप कराची जानती हैं कि सोराब गोड से लेकर आप केमाड़ी तक जाएं और हब चौकी से लेकर आप घग्गर पाठक तक जाएं, कम से कम 1 करोड़ इंसान इस शहर में ऐसा होगा जो 30 सालों से 35 सालों से यहां रह रहा है और उसके पास कराची के एड्रेस का शनाख्ती कार्ड नहीं है। आराम से ये आबादी 3 करोड़ से कम की नहीं है। ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, ये फैक्ट्स फिगर्स जो हैं, ये पीबीएस की फैक्ट्स और फिगर्स हैं। उनमें जो है वो अफगानियों की भी बड़ी तादाद है, उनमें मेरा ख्याल है बंगालियों की, बिहारियों की, इनकी सबर्मी की, इनकी भी बड़ी तादाद है। जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। तो अब जो आपने मीटिंग का जिक्र किया, आपने जो अगर एक सेकंड मुस्तफा कमल साहब, एक सेकंड मीटिंग का मैं आपसे जरा पूछती हूँ। अब ये जो आपने पूरी एक हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो तफसीलात बताई हैं, मुझे ये समझाएं कि ये कोई ह्यूमन एरर है, ये कोई टेक्निकल एरर है, या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं किसी की मेलाफाइड इंटेंशंस हैं? नादिया, हम भी ये पहले ह्यूमन एरर समझ रहे थे, लेकिन जब नंबर्स आ गए ना सामने तो ये 101% जो है वो ये मेलाफाइड है। ह्यूमन एरर के साथ साथ ये मेलाफाइड है, ये नाअहली भी है और बददियानती भी है। बददियानती इस तरह से कि ये बैठ के बाकायदा फिगर सेट की गई हैं कि कैसे हो सकता है कि आप पूरे सिंध भर में एक मकानों की तादाद एक ब्लॉक्स में देखिए 200 से 250 मकानों पे एक ब्लॉक होता है। तो नॉर्मली ये नॉर्म्स हैं कि गांव गोठों देहातों में चूंकि स्कैटर्ड हॉरिजेंटल जो ग्रोथ होती है, वहां पर एक ब्लॉक में 200 मकानात नहीं आ सकते। लेकिन शहरी इलाकों में एक फ्लैट के अंदर एक रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं, वहां एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि वहां पे 200 अपार्टमेंट हैं। और कंजेस्टेड एरियाज में 250 मकानात करना बहुत। कैसे हो सकता है कि पूरे सिंध भर में तो मकानों की तादाद आ रही है 250 और कराची और हैदराबाद में आइडेंटिकल नंबर आ रहे हैं 187। तो 63 मकानात दोनों जगहों से बिल्कुल आइडेंटिकल कम है। तो ये बिल्कुल प्लान करके पहले भी और आज भी 2017 में भी और आज भी नादिया प्लान करके कराची की आबादी को स्लैश करने की कोई डेफिनेटली जो देखें वफाकी हुकूमत का काम था जो है वो इसके ब्लॉक कोड्स बनाना और इसके मकानों को गिनना। सूबाई हुकूमत के जो एहलकार गए हैं वो इंसानों को मीम शीन का नंबर लगाने गए हैं और इंसानों को गिरने गए। दोनों जगहों पर ये प्रॉब्लम आई है, दोनों जगहों की डेफिशिएंसी। उन्होंने ब्लॉक भी कम गिने हैं और स्ट्रक्चर भी कम गिना है। इन्होंने सूबाई हुकूमत वालों ने उस जो स्ट्रक्चर गिन लिए गए उन स्ट्रक्चरों में जाकर बंदों को नहीं गिना। तो ये दोनों तरफ ये जो हाई राइजेस की प्रॉब्लम आई है 32,000 हाई राइजेस में बंदा या तो गया ही नहीं है और गया है तो फर्स्ट फ्लोर से वापस आ गया है। ये सूबाई हुकूमत के अमले का काम है। जी जी ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वफाक की भी इसमें मिली भगत है और इसमें सूबाई हुकूमत की भी है?
देखें वफाक की मैं जो स्ट्रक्चर के हवाले से जब उन्होंने जियो टैग किया है, उन जियो टैग में सारे स्ट्रक्चर्स को, कराची के स्ट्रक्चर को जियो टैग नहीं किया। उनको 29 लाख मकानात यहां पर नहीं रखने चाहिए थे, उनको जो है वो 40 लाख मकानात यहां पर रखने चाहिए थे। तो पहली गलती तो उन्होंने की है। दूसरी गलती जो है वो सूबाई हुकूमत के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के जो लोग नीचे गए हैं, वो उन मकान जो उन्होंने जियो टैग करके दिए भी, उन मकानों में भी या तो गए नहीं और गए तो कम गिना है। ये जो एक घर में एक आदमी की तादाद बताई है, ये तो सूबाई हुकूमत के लोगों ने किया, जो 32,000 स्ट्रक्चर को गिना नहीं है, या बहुत सारे इलाकों में जो है वो जाकर मीम शीन का नंबर नहीं लगाया, ये सूबाई हुकूमत के जो स्टाफ है वो नहीं गया। ठीक है, अब मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी। तो आज ही लिखा है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म को, उन्होंने कहा है कि जो आपने डेट एक्सटेंड की है, यानी अब 15 मई तक की है, और तो वो सिर्फ कराची हैदराबाद की हद तक नहीं बल्कि पूरे सिंध में हो, पूरे तमाम अजला में हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट में हो, तमाम तहसीलों में। उसकी वजह उन्होंने ये कही है कि अभी भी सिंध के बहुत से ऐसे अजला और तहसील है जहां पर जिनको नहीं गिना गया। तो ये क्या मामला है उनका, और अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। इस पर भी जरा मुस्तफ़ा कमाल साहब से जवाब लूंगी, और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म साहब के साथ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, उस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और ये कितने मुतमईन है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम की दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो हुकूमत सिंध ने अब जो एतराज़ किया है, उन्होंने कहा है कि 22 अजला में मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन रोकने का फैसला किया गया है। कराची के 7 अजला, हैदराबाद में फील्ड ऑपरेशन 15 मई तक जारी रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि वफाक ने आबादी में 1.5% इजाफे पर मरदमशुमारी को मुंजमद कर दिया और ये फैसला हम नहीं मानेंगे। तो क्या ये जो आपकी मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म से और एहसन इकबाल साहब से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का उसके जो वज़ीर है, उसमें ये चीज़ें तय हुई थी जिस पर आज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वज़ीर आला सिंध ने किया है? देखिए, वज़ीर आला सिंध साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन बहुत एहतराम से कहना चाहता हूँ कि वो अब और कितनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। जैकबाबाद की आबादी 58% बढ़ी है, लाड़काना की आबादी 28% बढ़ी है, नवाब शाह की और बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर आबाद जिसको कहते हैं वो 27% बढ़ी है। तो आबादी तो माइनस में कराची हैदराबाद की गई है। तो दूसरे तमाम अजला में तो 2017 में भी उनको सही गिना गया था या ज़्यादा गिना गया था। 2017 में कराची को सही नहीं गिना गया था, जिसकी वजह से ये तमाम इश्यूज़ उठे थे, और उस वक्त उसके बाद ये तय हुआ था कि अब ये जो मरदमशुमारी है वो वक्त से पहले कर ली जाएगी कराची के इश्यूज़ की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि सन के जो दूसरे अजला हैं उनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी बड़े एग्जेजरेटेड हैं, वो तो ज़्यादा। हाँ, अगर वहाँ पर डेट्स बढ़नी चाहिए तो इस बात पे बढ़नी चाहिए कि ये देखना चाहिए कि कहीं उनको ज़्यादा तो नहीं गिन लिया गया। कम तो गिनने की जो तादाद है भाई, एक ब्लॉक में सिंध के परसेंटेज आ रहे हैं मकानों की 250, तो अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। मैक्सिमम जो परसेंटेज कम आ रही है, 63 मकान कम किए, वो तो यहाँ है। दूसरी बात आ जाते हैं वज़ीर आज़म की मीटिंग की। ये वज़ीर आज़म से हमारी पहली मीटिंग नहीं थी। इस 3 महीने में सेंसस के ऊपर वज़ीर आज़म से हमारी चौथी मीटिंग थी। हमारी 8 से ज़ायद मीटिंग एहसन इकबाल साहब और उनकी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के लोगों से हो चुकी है। फिर उससे एक दिन पहले हमारी बहुत हाई पावर्ड मीटिंग जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से जो डेलीगेशन था, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, और वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, फिर ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट के चीफ है और उनके तमाम सेक्रेटरीज वगैरह, और इस तरह की तकरीबन 50 से ज़ायद हमारी इन 3 महीनों में सिर्फ सेंसस के ऊपर हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म साहब से लेकर नीचे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक सब ने हमारी जो कंप्लेंट्स, और ये एमक्यूएम ने, कारकुनों ने, ये आज बैनर नहीं लगा, हमने तो कोई बैनर नहीं लगाया, लेकिन जिस दिन 3 महीने पहले ये सेंसस शुरू हुआ था, पूरे शहर भर में हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी, कैंप्स लगाए थे, लोगों के दरवाज़ों पे गए, और ये जो सारी खराबियां निकल कर आई हैं, ये हमारे वर्कर्स और हमारे लोगों की कंप्लेन की और एमक्यूएम के परसू करने की वजह से निकल आई हैं। आज जो पार्टीज इसके ऊपर बैनर्स लगा रही हैं या जो हंगामे कर
रही हैं, वो तो 7 अप्रैल को जब ये रिजल्ट आया, अखबार में खबर आई कि 98% कराची की आबादी जो है गिन ली गई है और उसका रिजल्ट है 1,43,00,000, तो फिर जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियां जो आज शोर कर रही हैं और हंगामे कर रही हैं, उन्होंने कहा रे भाई ये तो एमक्यूएम इसके अंदर जो है वो बदनाम हो जाएगी, तो आओ और एमक्यूएम को बैशिंग करो, किसी को 2%, उन्होंने किसी ने ट्वीट कर दिया कि 2 सीटें कम हो जाएंगी और ये हो जाएगा, वो इस समझे कि बस अभी टाइम आ गया। उस दिन से लेकर आज 16 दिनों में नादिया हमारी कोशिशों से 40 लाख लोग कराची में बढ़े, 40 लाख लोग जो कि गुमशुदा कर दिए गए थे, उनको लापता कर दिए गए थे, उनको बाजियाब कर लिया गया है। और हमने इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया, अभी बहुत सारे लाखों लोग गिनने से बाकी रहेगा। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अपनी फाइंडिंग्स हैं हुकूमत की, वो अपनी कोताहियां जो उनकी निकल कर आई हैं खुद वो बता रहे हैं, वो उनको दुरुस्त कर लें, न किसी को ज्यादा गिने न किसी को कम गिने। बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ना किसी को ज़्यादा गिने ना किसी को कम गिने, कराची को पूरा गिने, 15 मई तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अगर उसके बावजूद आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? मुझे बताइए, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं अगर 75 सालों के बाद अपने लोगों को इस पाकिस्तान में, आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत में, अगर मैं सही गिनवा नहीं सकता, अगर मैं उसकी बात नहीं कर सकता और उसमें कामयाब नहीं हो सकता, तो मुझे इस सियासत, इस पॉलिटिक्स करने का क्या जवाब बाकी रह जाता है? मुझे इस पाकिस्तान के निज़ाम पॉलिटिक्स से तो आप नहीं छोड़ेंगे ना, अगर आप नहीं भी गिनवा सके तो पॉलिटिक्स तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या हुकूमत छोड़ेंगे? भाई मैं इस पे ऊपर बात नहीं करना चाहता, आप कह रही नहीं छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि छोड़ देनी चाहिए। अगर हम उसको सही गिनवा नहीं सकते, अगर रिजल्ट नहीं आता सेटिस्फैक्ट्री, और अगर बात जो खुद बता रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उसको दुरुस्त नहीं कर रहे, तो हुकूमत बहुत छोटी चीज़ है, फिर हमें नई लोगों का नुमाइंदा रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि उन्होंने ट्वीट्स भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, असद उमर साहब भी हैं एक, जो कि उनका ताल्लुक भी कराची से है, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ कमेंट किया है, एक मीडिया टॉक की एक छोटा सा क्लिप है, बचा रही थी, ज़रा आप वो सुन लें, नाज़रीन भी सुन लें, फिर इस पर आपके कमेंट चाहूँगी। ये हमें पता चल गया कि कौन इस मरदमशुमारी से मुतमईन है कि बिल्कुल ठीक मरदमशुमारी की गई, और वो है एमक्यूएम, महाजर कौमी मूवमेंट। क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें, कराची का हक पूरा इन्होंने किया है। अमीन भाई, खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार, ये ना करो। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि ये मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है, आपने कबूल किए हैं। आप या तो कराची के अंदर खड़े होके इन नताइज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इस गलत मरदमशुमारी के नतीजे में हम तुम्हारी काबीना में नहीं बैठने को तैयार, हम गवर्नरशिप नहीं रखने को तैयार, हम वजारतें नहीं रखने को तैयार। ये आप कहेंगे तो हम मानेंगे वाकई आप कराची की बात कर रहे हैं, वरना आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लुक हुज टॉकिंग। हम कराची आकर नहीं बोलेंगे, हम कराची से बैठकर बोल रहे हैं, और हमारे ही बोलने की वजह से जो लोग ये सोच रहे थे, और आप जो मौसूफ जो फरमा रहे हैं, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब डेट ख़त्म हो गई और वो डेट के ख़त्म होने पे कराची की आबादी 7 अप्रैल तक 1,43,00,000 से चंद हज़ार गिनकर 98% आबादी कंप्लीट कर ली गई थी, तो शायद इनको बहुत इंतज़ार था और उनको शायद जहनी सदमा पहुँचाए कि उसके बाद ये फिर जो है वो बड़े शादियाने बजाते कि भाई देखें ये एमक्यूएम ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हुकूमत बैठी है। अल्लाह का शुक्र है कि उससे पहले से और उसके बाद भी हमने ये नहीं होने दिया है। आज इन 16 दिनों में 40 लाख आबादी जो है वो डेट ख़त्म होने के बाद जो है वो बढ़ी है, हज़ारों जो है वो घर बढ़े हैं, और हम इस पे मुतमईन नहीं हैं, हम इस पे मुतमईन नहीं हैं। और आज भी कोशिशें जा रही हैं, तकरीर नहीं कर रहे, बैनर नहीं लगा रहे, लोगों के इस जेन्युइन मसले पर 2 नंबर सियासत नहीं कर रहे, जाकर जेन्युइन तौर पर पिछले 3-3.5 महीनों से मैं और मेरी पार्टी के, हमारी पार्टी के कन्वीनर से लेकर वर्कर तक इस मसले पे काम कर रहा है। सबको पता है कि ये इशू, ये सेंसस का इशू, एमक्यूएम के अलावा किसी ने इसके ऊपर जेन्युइन काम नहीं किया, और हमारी वजह से जो है वो आज ये सारी जो है वो डेट्स भी बढ़ रही हैं और ये गिनती भी पूरी हो रही है। और जब तक एक शख्स को सही नहीं गिना जाता, हम उस वक्त तक जो है वो इस अमल को न तस्लीम करेंगे और न इसकी जो है वो इस पे मुतमईन होंगे।
ठीक है, आपका ये क्लेम अपनी जगह दुरुस्त है, ये शायद दुरुस्त होगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से और आपकी कोशिशों की वजह से, काविशों की वजह से अब सही तौर पे गिनना शुरू किया गया है और जब तक नहीं गिना जाएगा वो नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हुकूमत है ये भी आप ही की वजह से आज बरकरार है। अब आपने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता कि अगर नहीं होगा तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉमेंट आपका लेना चाहती हूँ। फारूक सत्तार साहब ने, क्योंकि ये मसले आपके पहले हुकूमत के साथ भी थे, फारूक सत्तार साहब ने एक जगह कहा कि पीटीआई से अलग होना हमारी गलती थी, तो क्या पार्टी में ये सोच पाई जा रही है, पाई जाती है? देखिए फारूक सत्तार साहब ने अपने पुरानी बात को रीइटरेट किया जब वो इस मर्जर से पहले ये बात करते थे, चीज़ें करते थे। देखें हमने भी इसके ऊपर बात की होगी, लेकिन आज जो सच सामने अगर आपके पास मैं रखूं, आज अगर मैं फ़र्ज़ करें हमारी पार्टी 4 दफ़ा वज़ीर आज़म से जाकर मिली है, 8 से 9 दफ़ा वफाकी वजीर से जाकर मिल रही है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के डिपार्टमेंट से जो 2 दर्जन से ज़्यादा मीटिंग है, और हमारी जो 50 से ज़ायद गवर्नमेंट ऑफिशियल से और चीज़ें जाकर हम बता रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट में रहने की वजह से, और इस गवर्नमेंट में रहने की वजह से आज हमारी इन 50 मीटिंगों में जाकर हमने अपने के लिए कोई मराहत नहीं मांगी है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो ये MQM है और ये जो काम कर रहे हैं और ये जो हम अपनी पूरे कौम का ये मसला है, आई मीन ये सिर्फ कराची का, अगर कराची तबाह बर्बाद होता है तो पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद होगा। मैं समझता हूं कि हमारे इस गवर्नमेंट में रहने की वजह से हमें ये लेवरेज मिला हुआ है कि जहां से हमने डेट्स खत्म नहीं होने दी हैं, हमने लोगों को जो है वो अदरवाइज आज से अब तक की तारीख है। लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे मुस्तफा कमाल साहब, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि अगर आपके वफाकी सतह पर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं होते या उसमें पेशरफ नहीं होती या वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर, आपकी शिकायतें दूर नहीं करते, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? क्योंकि पिछली दफ़ा तो हमने देखा कि तमाम अरकान असेंबली ने इस्तीफे दिए, आप लोगों को जमा कराए, तो आप बताएं कि हुकूमत में रहेंगे उस सूरत में, हुकूमत में नहीं रहेंगे? ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही है। जब व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। मैं अभी से स्पेकुलेशन क्यों करूं? हमने अभी से इस्तीफे क्यों लिए? अब वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ना, पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मैटर नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ात है ना, एक एहतजाज की है ना आप लोगों ने, इस पर उनको बताया है ना कि जी हमने इस्तीफे ले लिए हैं, हमारी नहीं सुनोगे तो हम जमा भी करा देंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा है कि पार्टी के इंटरनल मीटिंग में MNA MPs की मीटिंग में MP MNAs ने अपने कन्वीनर को अपनी तरफ से जेस्चर दिया और कहा कि पार्टी जब फैसला करे हमारे बारे में हम तैयार हैं, आप अपने पास हमारे इस्तीफे रखें, जब आप ये महसूस करें आप जिस वक्त चाहें हमारे इस्तीफे जमा करा सकते हैं। जहां तक हमारी गवर्नमेंट से, देखें हम इस वाली बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी कोताहियों के ऊपर जब हमने निशानदेही कराई है तो हमारी कोताहियों के ऊपर ग्राउंड पे टीमें उतरी हैं। ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, हमारी बातों पर उतरने के बाद तो सारा आउटकम आया, लेकिन हम इस मुतमईन नहीं है। मुतमईन जब हम उस वक्त होंगे कि जब गवर्नमेंट अपनी बताई हुई कोताहियों को ठीक कर ले, हम बबांगे धोल कहेंगे कि हाँ हमारी बात मान ली गई है। तो जब व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। और मामला यही है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने उनको यकीन दहानियाँ कराई हैं, उस चीज़ की रियलाइजेशन भी हुई, तब उस चीज़ का इंतजार है कि जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, कराची को सही से गिना जाए। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आप आते हैं तो इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। उनसे जानेंगे कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ तंदुतेज़ बयानात दिए जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसमें कोई नतीजा खेज नहीं होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, और तीसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि PTI के सदर है, उनके घर पे जो है वो धावा बोल दिया जाता है और फिर कहा जाता है हमें तो पता ही नहीं कौन कर रहा है। तो जरा जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कौन कर रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, अब मामला यहाँ पर ये है कि एक इम्प्रेशन ये बड़ी जो है वो पेनिट्रेट कर गया है, सामने आ रहा है कि जी PMLN इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में कह देती हूँ, वो PTI से मुज़ाकरात तो कर रही है लेकिन PMLN के अंदर ग्रुपिंग है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, तलाल चौधरी साहब के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, तो वो इस मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। इवन मरियम नवाज़ साहिबा के खुद स्टेटमेंट उठा के देख लें तो वो इसके हक़ में नहीं है। ये जो ग्रुपिंग है कि कुछ कहते हैं कि मुज़ाकरात हो, कुछ कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो, ये बड़ी वाज़ेह होती जा रही है, ऐसे ही है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, जिस चीज़ को
आप ग्रुपिंग का नाम दे रही हैं, वो दरअसल सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ राय होता है। दो से भी ज़्यादा आरा होती हैं। कोई कहेगा जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन शराइत पे होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं होने चाहिए। ये इख्तलाफ राय हमारे अंदर भी मौजूद है, ये इख्तलाफ राय PTI के अंदर भी मौजूद है, जिसका एक तबका ये कहता है जी कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि होने चाहिए। JUI के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद है। सो इसको ग्रुपिंग ना कहें, जमहूरी जमातें हैं जब बैठती हैं तो इख्तलाफ राय भी होता है। और खुल के भी वो ज़माना चला गया जब घुटा घुटा सा माहौल होता था। अब ओपननेस का दौर है। हर एक जो आप ये समझती हैं कि वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, मेरा ख़्याल नहीं है कि वो ख़िलाफ़ हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, कीपिंग इन व्यू जो ट्रैक रिकॉर्ड है PTI का, उसको देखते हुए इससे कुछ बरामद होने वाला नहीं है, या इन नताइज पे इम्कानात पे मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। हमारे होंगे सेनेटर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी के किसी भी एक कम से कम मीडिया पर या ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इसी तरह से PTI के अंदर यकीनन बंद कमरों में जो डिस्कशन होते हैं अपनी अपनी राय का इजहार होगा, लेकिन मीडिया पे कोई खुलकर नहीं आया कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ जो आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट कर दिया। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ट्वीट आना, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। तो ये बात वो किसको कह रही है कि याद रखें? तो नादिया, आप बजाय डिसक्रेडिट के ये क्रेडिट हैं कि हमारे यहाँ इतनी ओपननेस है, इतनी जमहूरियत है कि हम जो बातें अंदर बैठ के इख्तलाफ राय है वो हम बाहर भी कर सकते हैं। ये कोई पार्टी के साथ वाबस्तगी का या अदम वाबस्तगी की बात नहीं है, नुक्ता नज़र है जिसका इजहार हो रहा है। मैं भी शायद उसी पलड़े में हूँगा जो ये समझते हैं कि ये आप किस पलड़े में? मैं भी इसी पलड़े में हूँ कि इन मुज़ाकरात के मुझे कोई ठोस इम्कानात नज़र नहीं आते। और मैं भी जब PTI के ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूँ तो समझता हूँ कि ये कार ला हासिल के अंदर हम उलझे हुए हैं, शायद इसका कोई समर निकलेगा नहीं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब एक गुफ्तगू कर रहे थे आज उन्होंने, जब की शॉर्ट क्लिप जरा चलाएगा प्लीज। मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लता है जी परिया बिठा दी है, जायज तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है। ये तो हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है और क्या रिजल्ट पिछले साल सवा साल में निकला है। तमाम हुज्जत कर रहे हैं। जब पहले ही ये सोच लिया है तो फिर मुज़ाकरात के कोई नतीजे जो है वो हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें और वो जो कहते हैं फिर मैं ना ही समझूं। लेकिन दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा। मगर एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब पहुंचते हैं, वहाँ उनके लोगों को कारकुनों की गिरफ्तारी होती है, एहतजाज किया जाता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो आपके वज़ीर क़ानून है वो राना सनाउल्लाह साहब को टेलीफोन करते हैं कि जी ना करें, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो अच्छे वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो हमें लेने हैं, फ़िज़ा अच्छी रखें। राना सनाउल्लाह साहब उन 33 लोगों को छोड़ देते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। लेकिन उसी रात चौधरी परवेज इलाही साहब के घर दावा बोल दिया जाता है और जो वहां के वजीर आला है निगरान, वो कहते हैं मैं मदीना में हूं, मुझे पता ही नहीं किसने किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमें नहीं पता, हमें ये देखना होगा किसने किया। ये किसने किया सर? कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो? और क्या जो नहीं चाहता आपकी पार्टी के अंदर, क्या हम उसको कहें कि उसने किया? कम अज़ कम नादिया, मुझे वाकई ही नहीं पता कि किसने किया, वरना मैं आपको ज़रूर एतमाद में ले लेता। ऐसी बात नहीं है। जो जिस एंगल से आप देख रही हैं सूरत हाल को, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, एक तारीख़ तय हो जाती है दोनों बड़ी जमातें या PDM और PTI की सहूलत के मुताबिक, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, मरियम नवाज़ ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, ये बातें पीछे रह जाएंगी। वो मायदा हतमी होगा, आखिरी होगा। जो लोग मुज़ाकरा, देखें ना, खान साहब ने भी तो कल कहा है कि जी 14 मई के बाद अगर ये लोग जाते हैं तो मत बात करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात ख़त्म हो गई है। वो उधर से भी बयानात आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। जो असल चीज़ है वो ये है कि क्या इन मुज़ाकरात से कोई ठोस नतीजा निकलता है। अगर निकलता है तो फिर मेरा ख्याल है कि खान साहब के बयानात हैं या हमारे बयानात हैं, ये इमैटीरियल हो जाएंगे। वो ठोस नतीजा जो है वो रूब अमल आ जाएगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए।
ठीक है, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि जी आपको भी नहीं पता कि ये धावा किसने बोला, किसने ये कोशिश की, 27 अफराद को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, वहाँ की खवातीन को नहीं छोड़ा, गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा। मतलब इस सॉरी सर, मगर मॉडल टाउन का वाकया भी आपको याद है, आजकल उसका नहीं पता चला कि किसने किया, ना आप लोगों ने उसका पता चलवाया कि किसने किया, और आज भी आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं किसने किया। तो फिर हम किससे सवाल करें? जी ये सवालात का एक जंगल है। मैं तो आपके सामने सरापा सवाल बैठा हुआ हूँ। मुझे जब 2019 में आधी रात को घर से उठाया गया, मेरी बीवी आज तक उसकी कोनी ज़ख्मी है, उसको धक्के पुलिस ने मारे, कोई पुलिस की खातून पुलिस नहीं थी साथ। मैं तो उस सवाल का जवाब नहीं तलाश कर सका। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, मैं इस तरह के वाक़यात को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, जब फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया था, मैं इनको इंडोर्स नहीं करता। ये अच्छी बातें नहीं हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे पास इसलिए नहीं हैं कि लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ें, और दूसरी तरफ अगर कोई कानून के लिए कानून को मतलूब है, कोई उस पर FIR है, तो हमारे सियासतदानों की ये रिवायत नहीं है कि वो कोनों खुदरों में छुप जाएं, अपनी खातीन को आगे कर दें और इस तरह का सीन क्रिएट करें। वो चले जाएं हंसते खेलते, कहें जी आओ बैठो, मैं अगर जेल जाना है तो मैं जेल जाता हूँ, थाने चलता हूँ, इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी कर लो। ये सीन अब इस दौर के अंदर खान साहब भी यही कुछ कर रहे हैं। चौधरी साहब की तो बड़ी दरख्शिंदा रवायात हैं, ये जेलों में भी गए हैं, और चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम पे तो भैंस चोरी जैसे मुकदमात भी बने हैं, तो वो पेशियाँ भुगतते रहें। पेशियाँ दें, भुगतें। नवाज़ शरीफ अगर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म होते हुए 200 पेशियाँ भुगत सकता है, तो चौधरी साहब भी सामने आ जाते, ये सीन क्रिएट ना होता। लेकिन मैं साथ साथ ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने इससे इज्तनाब किया और गुरेज किया और तरजीह दी कि मैं कानून के हाथ से दूर रहूं, तो दूसरी तरफ जो कुछ हुआ है मैं उसे बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। मैं उस मंजर को देखना भी नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अब इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के मनाजर से, इस तरह के जो हमारे सामने आते हैं आए रोज़ वाक़यात, इनसे आगे निकले। मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता हूँ जो किसी सतह पे इन्वेस्टिगेशन होगी, या ये मॉडल टाउन की तरह एक मिथ बन जाएगा? किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि दरवाज़ा किसने तोड़ा? गाड़ी नजर आ रही है, उनसे कोई हज़ारों लोग हैं पुलिस वाले, कहने पे किया? अगर मुल्क का वज़ीर दाखिला कहता है मुझे नहीं पता। नादिया, ये कोई इतनी पुरअसरार चीज़ नहीं है जिसका सुराग लगाना है। हमें तो ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान को इस हाल तक किसने पहुंचाया। 2017 में क्या तकलीफ हो गई थी कि हंसते बसते चलते हुए और चौकड़ियां भरते हुए पाकिस्तान को आपने नगुसार करके, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है, लेकिन सवाल उठाएं ना, उन्हें लाएं ना। जिस तरह मुझे आपने कटहरे में बिठाया हुआ है, उन्हें लाएं ना किसी दिन, उन्हें लाएं बिठाएं कि भाई क्यों किया था ये। आप में भी इतनी जरूरत नहीं है। आपका सारा जोर हम पे निकलता है। मैं कह रही हूँ किन्हें लाऊं कटहरे में? जिनके बारे में आप जानती हैं कि पाकिस्तान को इस साल को लेके आए, आप जानते हैं? मैं भी जानता हूँ, सारी खलके खुदा जानती हैं। आप एक सेनेटरों के नाम नहीं ले पा रहे, आप एक सेनेटरों के नाम नहीं ले पा रहे, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं नाम लेता हूँ, बशर्ते कि आप ये कह दें जी कि हम नाम ले लें, मैं कल उन्हें बुला लेती हूँ, मैं नाम लिए देता हूँ। क्या तकलीफ हो गई थी साकिब निसार साहब को, क्या तकलीफ हो गई थी बाजवा साहब को, क्या तकलीफ हो गई थी दूसरे अनासर को, क्या तकलीफ हो गई थी फैज़ साहब को। क्यों गए थे एक जज के घर कि जी इस शख्स को, नवाज़ शरीफ को ज़मानत न दो, मरियम को ज़मानत न दो, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इतनी वाज़े स्टेटमेंट के बाद इन सारे किरदारों में से किसी को बुलाओगी कल? नहीं सर मैं तो वो तो खैर इंटरव्यूज जो दे रहे हैं वो जो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि जब उन्होंने ये सब किया, फिर आप लोगों ने उनको एक्सटेंशन दी, उसके बाद लंदन में उनसे मुलाकातें की, उनसे शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करते रहे, उनके साथ डील की, उनके साथ NRO लेके, फिर ये खुद खुर्रम दस्तगीर साहब का इनका जो बयान है वो हमारे सामने है कि हमने तो इसलिए हुकूमत ली, ये सारा कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर आप लोग को फिर भी एतराज है तो सर आप कोर्ट मार्शल कर दें। हमें आप दोनों शख्सियत का कोर्ट मार्शल करें, दोनों रिटायर हो चुके हैं, केसेस करें, हम तो अदालतों में ले जाएं। हम सब कुछ हम अदालतों में ले गए, हमारा ही रिकॉर्ड है ना। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद मार्शल लॉ जो है वो मुशर्रफ का तो नहीं लगा था ना, 3 पहले भी लग चुके थे ना, किसी को जसारत नहीं हुई किसी को पकड़नी। ये खान साहब जो बड़े जमहूरियत के दावेदार हैं,
मुशर्रफ को सज़ा हो चुकी थी, तो इनके वकला ने, इनके ही माँ पे सरकारी वकला ने कोर्ट में जाके कहा कि जी नहीं छोड़ दें इसको, ये बेकसूर है। तो छोड़ दें, हमारा रिकॉर्ड क्या है वो दुनिया जानती है, इनका रिकॉर्ड क्या है वो दुनिया जानती है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है सर। मैं ब्रेक ले लेती हूँ और मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ज़रा इंतखाबात के हवाले से बात करें। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि प्रपोजल ये है कि अब जिस तरह से सेनेटर साहब ने भी फरमाया कि 14 मई को असेंबलीज तोड़ दें और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, अदरवाइज़ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का कहना यह है कि जी पंजाब के अलग नहीं होंगे, एक दिन होंगे, लेकिन क्या डिसाइड हो रहा है, कब तक हो सकते हैं, क्या फ्लैक्सिबिलिटी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ज़रा मुझे बताएगा 14 मई को फिर असेंबलीज तोड़ रहे हैं आप लोग? खान साहब ने कहा है। जी, खान साहब का कहना या खान साहब की ख्वाहिश या खान साहब की आरजुएँ और उनकी तमन्नाएँ, ये तो एक जहान है जो बसा हुआ है और वो हमेशा से इस तरह की आरजुएँ करते रहते हैं। आरजुओं पे और तमन्नाओं पे और ख्वाबों पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया ज़मीनी हक़ाइक़ पे चलती है। पाकिस्तान के अंदर बावजूद आज तक इलेक्शंस एक ही दफ़ा होते हैं, एक वक्त में होते हैं। हमारे यहाँ अगर आइन के अंदर गुंजाइश है भी तो कम से कम प्रैक्टिकली हमने ये तजुर्बा नहीं किया, हम ये तजुर्बा नहीं कर सकते। अब खान साहब ने पहले तो कौमी असम्बली का बाइकाट किया, इस्तीफ़े दिए, बाहर निकल गए, फिर कोशिश की अंदर आ जाएं, तो वो अंदर बाहर के चक्कर में अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे कि हम क्या करें। नया ऑप्शन आ गया जी पंजाब असम्बली तोड़ो, फिर तीसरा ऑप्शन आ गया जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ो, सब कुछ कर गुजरे, इलेक्शन नहीं हुए। अब तमन्ना क्या है और तकाजा क्या है और आरजू क्या है कि मैंने तो 3 असम्बलियाँ 2 तोड़ दी, 1 से इस्तीफ़े दे दिए, इलेक्शन नहीं हुए। अब तुम कौमी असम्बली तोड़ो मेरी खातर, अब तुम सिंध असम्बली तोड़ो मेरी खातर, और अब तुम बलूचिस्तान असम्बली तोड़ो मेरी खातर। क्यों? इसलिए कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ। इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे 5 साल उन असम्बलियों को भी पूरे होंगे जो टूट चुकी हैं और उन असम्बलियों को पूरे होंगे जो अपना 13 अगस्त को अपनी अपनी आईनी मियाद पूरी करेंगी। हाँ सर, वो जो टूट चुकी हैं उनको कैसे पूरी होंगे? वो तो है ही नहीं, बस फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एग्जिस्ट नहीं करती ना, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अमलन 5 साल जब हो जाएंगे उनको, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? इसलिए कि आपने गला गोंट दिया उनका। और गला क्यों गोंट दिया? ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि हुकूमत भी थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है कि जी बजट के बाद हम असेंबलीज अगर तोड़ देते हैं तो 1 आध महीना आगे आ जाते हैं। लाइक अगर अक्टूबर में इलेक्शंस ड्यू हैं तो इट कुड बी डन इन अगस्त और सितंबर। तो इस पर भी कोई बातचीत हो रही है? जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं चूँकि उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है जी कि अक्टूबर में नहीं होंगे, सितंबर में होंगे, या सितंबर में नहीं होंगे अगस्त में होंगे, और दोनों फरीक इस पे राज़ी हो जाते हैं, पीडीएम तो एक पार्टी नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं, वो सारी मिलके इस पे एग्री कर लेती हैं, तो ठीक है हो जाएं। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर खान साहब की तो आरजू ये है ना, कल उन्होंने फरमाया कि अगर ये 14 मई से आगे जाते हैं तो इनसे बातचीत ही ना करो। तो 14 मई से तो आगे जाएंगे ना। अब 14 मई तो इलेक्शन बहरहाल अगर आप करना भी चाहें तो नहीं हो सकते। लिहाजा ये जो खीर पकाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस मटेरियल से जो उनके पास है ये खीर तैयार हो सकेगी। उन्होंने चूँकि जमहूरी अमल से, पार्लिमानी अमल से गुरेज किया है और जमहूरी अमल को, पार्लिमानी अमल को तबाह करके इलेक्शन उससे कशीद करने की कोशिश की है। इस तरह इलेक्शन नहीं मिला करते। इलेक्शन मिलेंगे या तो मुफाहमत से मिलेंगे या फिर अपने वक्त पे मिलेंगे। अच्छा, मुझे मुख्तसरन बताएं कि नवाज शरीफ साहब भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं, उनकी तायद हासिल है? देखें, जब हमारी हुकूमत जो है या हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो एक अमल का आगाज़ करते हैं तो आप ये समझ लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तायद या कम अज़ कम उनकी अप्रूवल ज़रूर हासिल होती है। एक होती है तायद या हिमायत कि जी हाँ ज़रूर करो, एक होता है कि जी आप उनके सामने एक सिनेरियो रखते हैं और उनसे इजाज़त चाहते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी आप कर लें अपनी सी कोशिश। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी कम अज़ कम अप्रूवल से हो रहे हैं, मंजूरी से हो रहे हैं, और अगर कोई ठोस नतीजा निकलता है तो मियाँ साहब उसकी हिमायत करेंगे। इत्तला थी कि मियाँ साहब उम्रे के बाद पाकिस्तान आएंगे वापस, क्यों नहीं आ रहे? अब तो ना सफरी इश्यूज है ना मेडिकल इश्यूज है। इसलिए कि उनके आने का प्रोग्राम हम लोगों ने, आप लोगों ने बना लिया होगा। उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, उनका यही प्रोग्राम है जिस पे उन्होंने अमल किया, और वो आएंगे भी तो अपने प्रोग्राम से आएंगे।
नहीं, पहले तो मेडिकल इश्यूज बताते थे ना कि उनकी तबीयत खराब है, तब तो तबीयत का मसला नहीं है। यूरोप भी माशाल्लाह घूम के आ गए, उम्रा भी कर लिया। हाँ तो ठीक है, जो सियासी हालात भी देख रहे हैं, और अभी तक जहाँ तक मैं अभी होके आया हूँ, उनसे मिल के आया हूँ, अभी भी उनका ट्रीटमेंट होता है, और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं वो। और दूसरा ये है कि जब आपने किसी को यहाँ नहीं रहना देते, जब बाहर चला जाता है तो कहते हैं अंदर क्यों नहीं आता, अंदर आता है तो कहते हैं बाहर क्यों नहीं जाता। ये खेल ख़त्म होने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना कि ये बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़ने का खेल ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान रहने दे, पाकिस्तान के अंदर जीने सर ये खेल उससे खत्म होगा, इरफान सिद्दीकी साहब आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, ये खेल उससे खत्म होगा जब सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करेंगे, सियासतदान थोड़ी सी मैच्योरिटी शो करेंगे और सियासतदान अपने मामला किसी की तीसरी कुव्वत के हाथ में नहीं देंगे। नादिया, मैं बिल्कुल एक बिल्कुल खुली डुली सी बात करने लगा हूँ कि सियासतदानों को मसाइल हल अगर नहीं करने दिए गए तो इसमें हमारी जो तारीख़ है वो यही बताती है कि रिवायती इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों के हाथ पांव बांधे रखे और अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल किया, और हम उनकी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल भी होते रहे। दूसरी तरफ अब जो सूरत हाल है, अब अगर वो एक तरफ हो गए हैं तो अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट हमारे सरों पे आके बैठ गई है जिसका नाम है नहीं उसे उसका आप बोलेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक सेकंड सेनेटर साहब, एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ जो कि एक तारीख का हिस्सा बनेगा और हमारी भी शेल्फ उसमें आर्काइव में मौजूद रहेगा। इमरान खान साहब ये शिकायतें करते रहे कि जी मुझे खुल के हुकूमत नहीं करने दी गई। उससे पहले वाला जो वाक़या जो नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत था, उस पर भी डॉन लीक्स और दीगर कि जी हम पे इंटरवीन करते रहे, हम पे मुदाखलत होती रही, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। क्या आज PMLN और इत्तेहादियों की हुकूमत ये वसूख से कह सकती है कि आपको खुल के हुकूमत करने का मौका दिया जा रहा है, किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई डिक्टेशन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? देखें, मैं चूँकि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं काबीना के अंदर हूँ, ना मैं वज़ीर हूँ, ना मुझे मालूम है, ना मैं वज़ीर आज़म के बहुत करीब लोगों में से हूँ। मैं इसका दो टोक जवाब, चूँकि आप कहते हैं सदियों तक इसने आर्काइव में रहना है, तो मैं इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आपकी हंसी और आपकी मुस्कुराहट के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर एक सर्टन हद तक इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज की और हुकूमतों का बाहमी रब्त ज़ब्त ताल्लुक़ मुशावरत रहती है। हमने कभी उसको डिनाई नहीं किया। हमारे साथ जो कुछ हुआ, डॉन लीक्स में जो कुछ हुआ, आप मुझे बताएं ना, दुनिया भर की मिसाल बताएं, पाकिस्तान की कोई मिसाल बता दें कि एक सर्विंग जर्नैल साहब चले जाते हैं एक सर्विंग जज, सीनियर जज के पास कि इनकी ज़मानतें ना हो। है कोई मिसाल आपके दौर में 75 सालों में? दुनिया की तारीख में से कोई मिसाल ले आए, कोई नहीं मिलेगी। आप इसीलिए तो कह रही हूं कि जो माज़ी में होता रहा वो आप ये कह सकते हैं कि अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा ना। आप बताएं ना, कोई जज के हमारी तरफ से या फौज की तरफ से कहा गया है कि खान साहब को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, खान साहब को क्यों सजा नहीं दे रहे हो? कोई कहता है जाके कि जनाब इरफान सिद्दीकी जैसे किराएदारी का केस बना था तो 10 और पे किराएदारी का केस बनाओ, जिस तरह आशीष और पता नहीं क्या चर्चा आपने डाल दी थी सना, नहीं ठीक नहीं, बात पूरी होने दे, सनाउल्लाह पे आप लेके आए ना कि हमने 1 साल में कोई ऐसी हरकत की हो। ऐसा नहीं हो रहा। आप फर्क को बिल्कुल जब बात करते हैं ना और दोनों को एक कर देते हैं। नहीं हो रहा, गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं तो गद्दारी का आप जिस तरह से उठाया जा रहा है उनके चेहरों पे, जो आजम सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, दहशतगर्दों की तरह उनकी गिरफ्तारियां हुई, चेहरे ढाप ढाप के उनको जेल में प्रोड्यूस अदालतों में किया गया। ये आपके दौर में हो रहा है? अच्छा मेरी गुजारिश सुन ले, जो मेरे साथ हो रहा था वो भी मेरे दौर में हो रहा था। नहीं, मैं तो PTI को कोई क्लीन चिट नहीं दे रही ना, मगर उनके दौर में गलत हो रहा था तो आपके दौर में भी तो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनके दौर में गद्दारी का मुकदमा बना था PTI के दौर में किसी के ऊपर? बना, मुझ पे बना था गद्दारी का मुकदमा, किराएदारी से लेके गद्दारी तक दोनों मुकदमे बने थे। और वो क्यों बना था? मेरे पास अभी FIR पड़ी हुई है। वो इसलिए बना था कि 20 बंदे थे PMLN के, मियाँ साहब ने वहाँ से खिताब किया था, हम 20 बंदों ने जूम पे वो खिताब सुना था, 20 के 20 पे गद्दारी का केस बना था। क्या बात करती हैं आप? अब जरा कोई तो इसलिए ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं आगे ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक ये है। मैं अभी आपको 20 नाम गिनवा दूंगा ऊपर से नीचे तक, जो जेलों में पड़े सड़ते रहे साल तक। लेकिन आज मुझे बताएं कितने सियासी कैदी हैं?
जिसके घर जाते हैं वो तो अंदर से निकलता ही नहीं है। कितने सियासी कैदी हैं हमारी जेलों में, बोलें? अदालतों से छूट रहे हैं सर, आप लोगों ने तो डाली है ना। तो हमारे यहाँ अदालतें ये थी, हमारे यहाँ अदालतों को ये कहते थे कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप कोई नहीं कह रहा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आपके टाइम। आई विश कि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं ज़रा ज़्यादा और गुफ्तगू आपके साथ कर लेती। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।